हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों ने इस क्रैश कोर्स के पिछले एपिसोड्स देख लिए होंगे। और जैसे कि आप सब लोग कह रहे थे कि सबको वर्बल एबिलिटी में प्रॉब्लम है, स्पेशली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस को समझने के लिए पैराजम्बल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सबसे पहले पैराजम्बल्स के ऊपर वीडियो बनाई है। आगे जाते हुए हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी कवर करेंगे। पैराजम्बल भी वैसे स्टूडेंट्स के लिए जनरली काफ़ी ट्रबलसम एरिया रहता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। Acha, for those of you who are new to my channel, my name is Divyanshi. I create content on LinkedIn and YouTube. Last year CAT और ZAT में मेरी CAT में 91 थी और ZAT में 88 परसेंटाइल थी, और VARC सेक्शन में दोनों में अच्छी थी। इंग्लिश सेक्शन में ZAT में 99 एंड उसमें CAT में 96.88। तो अभी मैं CAT के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ा रही हूँ। मैं लिंक्डइन पे और यहाँ पे कंटेंट बनाती हूँ। लिंक्डइन पे अभी मैंने एक ब्रांड के साथ भी काम कर रही हूँ मैं। सो ये सब कुछ चल रहा है फिलहाल, एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग अगेन माई सेल्फ। सो अ लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन। चलो गैस, अब देखते हैं कि पैराजम्बल्स ये कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ गाइडलाइंस मैं बताना चाहूंगी। पैराजम्बल्स एक्चुअली मुझे बहुत ट्रबल देते थे, बहुत ज्यादा ट्रबल देते थे लास्ट ईयर। इनिशियली तो मुझसे बनते ही नहीं थे, तो मुझे काफी दिक्कत आती थी। तो एक वीडियो मैंने देखी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उन टीचर का, आई थिंक निमिषा बंसल मैम थी। तो उन्होंने 5 चीजें बताई थी सॉल्व करने के लिए। वही मैंने वीडियो देखी थी एक पैराजम्बल से, उससे मुझे थोड़ा आइडिया खुद आना शुरू हुआ था। फिर खुद मैंने थोड़े मेथड्स खुद से भी बनाए। तो उन्होंने बताया था अपने उसमें, और ये जनरली काफी ट्रू है। ये 5 चीजें, 5 6 चीजें होल्ड करती है कि फ्लो जाता है पैराजम्बल का जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब पहले हम एक जनरल टर्म में किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है, लेट्स से ये किसी प्रॉब्लम की बात हो रही है, लेट्स से डेटा प्राइवेसी की बात हो रही है। तो उसको अगर वो पहले ग्लोबल लेवल पे एक डिस्कस कर रहे हैं और फिर आगे हमको दिख रहा है कि वो कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो पहले ग्लोबल लेवल पे डिस्कस होगा, फिर कंट्री, फिर स्टेट, राइट। सो जनरल टू स्पेसिफिक फ्लो रहता है। ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ही है, मतलब पर ये एक जनरल चीज है। जनरल टू स्पेसिफिक पहली चीज है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है मैंने, कैट एस्पिरेंट्स फेस द प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी, माई स्टूडेंट राम हैज एंजाइटी टू। ठीक है, एक तो इसमें टू आ गया। तो वैसे ही इसके बाद आएगा, पर पहले हम इन जनरल बोलेंगे कि कैट एस्पिरेंट्स को एंजाइटी होती है। फिर हम एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल उसका देंगे, राइट। अगर हम बुक्स में भी अगर हम कुछ पढ़ाते हैं तो हम पहले जनरल बोलते हैं, फिर हम एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस अगर बहुत सारे होते हैं, कि कम्युनिकेबल डिजीजेस का स्प्रेड इज ऑन द राइज, एंड देन वी टॉक पर्टिकुलरली अबाउट वायरल फीवर विच इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, राइट। तो पहले अगर मैं कोई कम्युनिकेबल डिजीज की जनरल चीज बता रही हूँ तो वो पहले आएगी, और फिर ये वायरल फीवर वाली ये जो है ये उसके बाद आएगी। ओके, देन द सेकंड थिंग इज क्रोनोलॉजिकल या फिर टाइम सीक्वेंस जिसको हम बोलते हैं। कई पैराग्राफ्स का फ्लो ऐसे रहता है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेट्स से इंडिया में कास्टिज्म की प्रॉब्लम प्री इंडिपेंडेंस, उसका क्या स्टेटस था, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या स्टेटस था, और अभी क्या स्टेटस है, और आगे जाते हुए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो मैं एक तरीके से आपको एक पूरी कहानी सुना रही हूँ। कई बारी तो ईयर्स भी स्पेसिफाइड होते हैं, कि पहले लिखा है कि 1940s में इस प्रॉब्लम का ये हाल था, एंड करंटली इन 2000s हमको ये देखने को नजर आ रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें हम ध्यान से देख के, दीज कैन हेल्प अस इन फॉर्मिंग कनेक्शंस। सो द सेकंड फ्लो, अ कॉमन फ्लो ऑफ पैराग्राफ्स इज टाइम सीक्वेंस, पास्ट से लेके प्रेजेंट से लेके फ्यूचर में जाना। ये यार प्रॉब्लम्स इस सब में ऐसे बहुत कॉमनली पैराग्राफ्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम का पहले ये हाल था 1940s में, इंडिपेंडेंस के बाद हमारी सरकार ने ये लॉज निकाले, अभी हम 10% हमें घटाना था, हम 5% ही घटा पाए हैं, आगे जाते हुए हम ऐसे देख रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये बहुत कॉमन कुछ फ्लोज हैं जो रहते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, क्रोनोलॉजिकल या टाइम सीक्वेंस। दूसरा क्या है, ओके ये मेरे ओपिनियन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो, ये मैम के वीडियो में था मेरे ख्याल से, उन्होंने भी सेम चीज बताई थी, कनेक्टर वर्ड्स या फिर पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करना, ठीक है। एक तो पंक्चुएशन मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं थोड़े टाइम पहले क्लास में पढ़ा रही थी, एक तो उन्होंने क्या करा था, जैसे कोलन, सेमी कोलन, ये देखो यहाँ जैसे लिखा है द मोस्ट वाइटल रिसोर्स, ठीक है, कोलन लगाए द पीपल, है ना। तो ये इंट्रोड्यूस कर रहा है पीपल को, मतलब द पीपल जो है कि द मोस्ट वायलेंट वाइटल रिसोर्स द पीपल। अगर आगे किसी भी सेंटेंस में पीपल के बारे में कुछ बात हो रही है तो वो बाद में आएंगे, ये पहले आएगा, क्योंकि ये पूरा कोलन दे के इंट्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मैं बोलूँ, आर एस्टीम्ड गेस्ट फॉर द नाइट कोलन अमिताभ बच्चन। तो अगर अमिताभ बच्चन के बारे में उस इवेंट में मतलब आगे कुछ बात हो रही है, तो पहले तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगी, राइट। जैसे हम स्पीचेस में इंट्रोड्यूस करते हैं तो कोलन लगा के हम ऐसे लिखते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, connector words are very 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 important for fill in the blanks, for out of context questions, for para jumbles,
these words are very 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 important and they will help you in getting your questions right. क्या वर्ड्स होते हैं कॉमनली है? डिस्पाइट, बट, ऑल्दो, हाउएवर, येट। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, ठीक है। जैसे डिस्पाइट हो गया या बट हो गया, मतलब कि कुछ ना कुछ कॉन्ट्रास्ट है, कुछ ना कुछ ऐसे है कि चीजें होनी ऐसे थी पर अब ऐसे हो रही हैं। तो अगर वो पर है, अगर वो बट है किसी सेंटेंस में, so it's giving you a very clear indicator that before that you need to have something that will show that contrast, right? Otherwise वो continuity नहीं बनेगी पैराग्राफ की। तो इन वर्ड्स को ढूंढना, इन वर्ड्स को लोकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे ऑल्सो, ऑल्सो ना मैं इस साल अब जब मैं प्रैक्टिस और ज्यादा कर रही हूँ, सेक्शनल्स दे रही हूँ, तो मुझे ये ऑल्सो वर्ड की भी दिखती है, बहुत बार ये आता है रेकरिंग। और इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। ये जनरली ऐसी टाइप की उसमें आता है जैसे द रिपोर्ट टोल्ड अस दैट women आर अनसेफ इन इंडिया, द रिपोर्ट ऑल्सो स्टेटेड द फैक्ट। तो जनरली बच्चे मतलब रिपोर्ट रिपोर्ट देख के उसको साथ में क्लब कर पाते हैं कि अगर ये सेंटेंस नंबर 3 था और अगर ये सेंटेंस नंबर 4 था, लेट्स से, तो वो ये समझ पाते हैं कि 3 4 इकट्ठा ही आएगा, पर 3 4 आएगा या 4 3 होगा। वो सीक्वेंस में काफी मिस्टेक हो जाती है। तो जब आपको दिख रहा है कि ये मैंडेटरी पेयर है ही, आप एक बार ही एक एक वर्ड को एग्जामिन करके देखो कि कहीं आपको कोई कनेक्टर वर्ड मिल जाए। जैसे ये छोटा सा ऑल्सो वर्ड ही बहुत क्लियर कर देता है ये चीज कि 3 के बाद ही 4 आएगा, 4 3 नहीं होगी सीक्वेंस। और जब वो टाइमर टिक 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 कर रहा होता है, हो सकता है आप सोचो मैं तो जल्दी जल्दी बना लूंगा, जल्दी जल्दी स्किम किम करके, और आप बहुत कंफ्यूज हो जाओ कि ये आएगा वो आएगा, क्योंकि आप ध्यान से देख ही नहीं रहे हो, या आप जल्दी में ये ऑल्सो वाली स्टेटमेंट पहले रख दो, आपको ऑल्सो पे ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान नहीं गया। सो आई ऑलवेज से दिस, रीड स्लोली टू अंडरस्टैंड बेटर, पे एम्फोसिस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड फॉर हायर एक्यूरेसी। जल्दी का काम वीएआरसी में स्पेशली शैतान का काम है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर से बहुत स्ट्रगल करती थी, जब मैं सोचती थी यार अटेम्प्ट रेट बढ़ाना है, इतने अटेम्प्ट में क्या होगा, जो हालांकि मैं इतना सोचती नहीं थी, मेरा एक्यूरेसी पे ही ज्यादा फोकस रहता था। पर अगर कभी कहीं टाइम वेस्ट हो गया, फिर आगे क्वेश्चन जल्दी 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 करके और सब गलत चलत, तो आराम से करो, कम क्वेश्चन सही करो, पर सही क्वेश्चंस की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। फिर कौन से वर्ड्स हो गए? ये एंड टू, ठीक है, ये वाले जो वर्ड्स है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम ग्लोबली, इट्स अ प्रॉब्लम इन इंडिया टू, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत क्लियर है कि ये इसके बाद ही आएगा जैसे, लेकिन जनरली एंड टू ऐसे वर्ड्स लुक आउट करने के लिए होते हैं। इवन हियर इफ यू सी, ये जो मैंने सेंटेंस ऐसे ही लिख दिया था, इसमें भी एक जनरल टू स्पेसिफिक फ्लो हमें नजर आ रहा है कि ग्लोबली बड़ी प्रॉब्लम है और इंडिया में भी है, राइट। नाउन प्रोनाउन रिलेशनशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राम अगर है कहीं और आगे ही हिम हिज करके उसको रेफर कर रहे हैं, नेचुरली पहले वो सेंटेंस आएगा जिसमें राम का नाम लिखा है और बाद में ये ही हिम हिज जहाँ रखे है। और राधा, यार एक तो ये मुझे लगता है फर्स्ट क्लास में पढ़ाते थे ना नाउन प्रोनाउन, तो यही नाम यूज करते थे, राम राधा श्याम। मैं तब से वही नाम यूज कर रही हूँ। तो राम अगर लिखा है तो पहले राम आएगा सेंटेंस जिसमें राम लिखा है, आगे ही हिम हिज वाले सेंटेंसेस आएंगे, नेचुरली द नाउन हैज टू कम फर्स्ट। राधा पहले आएगा, है ना, फिर शी स्लैश हर, ऐसे टाइप के आएंगे। अगर हम किसी मॉन्यूमेंट को भी रेफर कर रहे हैं, अगर हम रेड फोर्ट की बात कर रहे हैं, तो द रेड फोर्ट इज एन एलिगेंट लिख देते हैं। जैसे अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि द रेड फोर्ट इज अ वेरी एलिगेंट मॉन्यूमेंट, लेट्स से कुछ भी, इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। तो नेचुरली यहाँ पे भी अगर ये इट जो है ये रेड फोर्ट को रेफर कर रहा है, तो रेड फोर्ट पहले आएगा और ये इट बाद में आएगा। तो ये आप अप्लाई कैसे कर सकते हो सेंटेंसेस में या किसी उसमें? जैसे अगर आप देख रहे हो सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 4, इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इट लिखा है कहीं पे, इसमें आपको दिख रहा है कि आपको हिज लिखा है ना। सो एज सून एज यू लुक एट इट, यू नो कि यार ये मेरे इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस नहीं हो सकते, क्योंकि ये इट है तो ये किसको रेफर कर रहा है ना। पहले तो वो आप इंट्रोड्यूस करोगे, या ये हिज है तो ये किसको रेफर कर रहा है। सो एज सून एज आई सी दी सेंटेंसेस, अभी मैं अपना पूरा मेथड डिटेल में भी बताऊंगी, पर मैं अभी इसलिए भी बता रही हूँ कि आपको ये ना लगे मैं क्या टाइम पास कर रही हूँ। सो हाउ आई लाइक टू सॉल्व इज, व्हेन आई सी दीज 4 सेंटेंसेस जनरली, जैसे ये इट हो गया, हिज हो गया, एंड हो गया, ऐसे वर्ड्स दो नहीं तो तीन नहीं तो दो सेंटेंसेस में मुझे मिल जाते हैं, तो मुझे काफी क्लियर हो जाता है कि ये मेरा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं होगा। मैं 1 लिख के उसके आगे क्रॉस लगा देती हूँ, ये नहीं हो सकता, मैं 2 लिख के इसके आगे क्रॉस लगा देती हूँ। अगर कहीं एंड है तो मुझे पता है ये भी कुछ कंटिन्यूटी होगी, राइट, एंड होगा या बट होगा, तो ऐसे 3 नहीं तो 2 सेंटेंसेस तो मैं एलिमिनेट कर पाती हूँ, फिर मेरी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस की चॉइस और बचे हुए 2 में से रहती है। सो दैट्स हाउ आई लाइक टू गो अबाउट इट। जनरली मैं आरसीज बनाते हुए नोट मेकिंग नहीं प्रेफर करती हूँ। मैं पेन एंड पेपर उठाती हूँ अगर, तो सिर्फ पैराजम्बल्स के लिए,
और आरसीज में मतलब कि 1 2 3 4 लिख लिया सेम की ऑप्शंस क्रॉस करने के लिए। आई डोंट लाइक टू मेक नोट्स पर्सनली इन पैरा समरी और द अदर वन और आरसीज। इट hasn't worked out well for me. I feel like I save a lot of time otherwise, but it's very subjective. It's up to you. So अच्छा, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आप लोग नोट्स बनाते हो क्या आरसीज करते हुए? ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। कहाँ तक पहुंचे थे हम? कहाँ तक पहुंचे थे यार, मैं भूल गई। हाँ, ये एंड टू बता तो दिया था। नाउन प्रोनाउन, हाँ ये भी कर लिया। फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, अब्रीविएशंस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कम्स क्वाइट ऑफन। इम्पोर्टेंट तो सारे ही एक है, 4 5 तो रूल्स है जो मैं बता सकती हूँ ब्रॉडली। बाकी तो आपकी प्रैक्टिस ही है इसमें ना। तो यहाँ पे ये क्या लिखा है? ठीक है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म पहले आएगी, शॉर्ट फॉर्म बाद में आएगी। जैसे अगर कहीं एयर कंडीशनर लिखा है और बाकी सब में एसीज लिखा है, सो द सेंटेंस विच इज यूजिंग द वर्ड एयर कंडीशनर्स विल कम इन फर्स्ट, एंड एसीज जिनमें लिखा है जो शॉर्ट टर्म यूज कर रहे हैं वो नेचुरली बाद में आएंगे। अगर कहीं यूनाइटेड नेशंस लिखा है वो पहले आएगा, और बाकी के सेंटेंसेस में यूएन लिखा है तो वो बाद में आएगा। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर कुछ, अगर पैराग्राफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ लोकेटेड है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, और फिर बाकी के सेंटेंसेस में WHO है, तो नेचुरली फुल फॉर्म विल हैव टू कम फर्स्ट। देन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये फर्स्ट सेंटेंस ही होगा, बट जहां से WHO की बात, मतलब कनेक्शन आ रहा है, WHO जहां से लाइट में आ रहा है, हो सकता है थर्ड सेंटेंस से बात हो रही हो, राइट? थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस आर टॉकिंग अबाउट WHO। देन अगर थर्ड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, फोर्थ में WHO, तो 3 और 4 में 3 पहले आएगा एंड 4 उसके बाद कहीं आएगा, ठीक है। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये मैंने बस एग्जाम्पल्स दिए लिखे हैं कि ये फुल फॉर्म पहले आएगी और ये शॉर्ट फॉर्म जो है ये बाद में आएगी। अच्छा, ये भी रहता है अ आर्टिकल द आर्टिकल, मतलब ये काफी कॉमन सेंस से ही समझ आ जाता है, ये इतना ऐसा रूल याद रखने की बात नहीं है। जैसे अ रिपोर्ट बाय द यूएन स्टेटेड, क्योंकि जनरली जब ऐसे लिखा होता है तो काइंड ऑफ आई एम लाइक इंट्रोड्यूसिंग द रिपोर्ट, राइट? इंट्रोड्यूसिंग द रिपोर्ट हियर, हियर रिपोर्ट फ्रॉम द यूएन स्टेटेड, द रिपोर्ट ऑल्सो सेड। अब इसमें तो खैर ऑल्सो भी आ गया, पर ये भी एक रूल था कि अ आर्टिकल पहले आता है, द आर्टिकल बाद में आता है। ये मतलब खुद ही समझ में आ जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ये बाकी की चीजें, जनरल टू स्पेसिफिक फ्लो, टाइम सीक्वेंस के लिए लुकआउट करना कि क्या मेरा पैराग्राफ मुझे एक पिक्चर पेंट करके दे रहा है कि टाइम ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे चीजें हुई, ठीक है। कनेक्टर वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ओपिनियन में। कनेक्टर वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऑल्सो, बट, डिस्पाइट, ये सब जो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा होता है, एंड, टू, ठीक है। नाउन प्रोनाउन रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट रहती है, फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जनरल गाइडलाइंस टू सॉल्व, लेट्स टेक अ लुक एट दिस। तो फ्लो तो मैंने बता दिया, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। ये मैं अभी बताती हूँ अच्छे से कि मैं कैसे एग्जैक्टली फाइंड आउट करती हूँ फर्स्ट सेंटेंस। तो आपको मतलब क्या प्रोसीजर रखना होता है, समवेयर यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट सेंटेंस एट सम पॉइंट, राइट? उसके अलावा यू हैव टू फाइंड द मैंडेटरी पेयर्स, कि कौन कौन से मैंडेटरी पेयर्स है, कि 1 और 4 का साथ में कॉम्बिनेशन है। जैसे सेंटेंस 1 कह रहा है द रिपोर्ट फ्रॉम WHO सेड दैट स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर लंग्स, और सेंटेंस 3 कह रहा है द रिपोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट इट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ब्रेन हेल्थ। सो 1 and 4 दे हैव टू फॉर्म अ मैंडेटरी पेयर, 1 के बाद 4 आएगा ही, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट सीक्वेंस भी नहीं पता कि 1 and 4 इकट्ठे ही आएंगे, देर इज नो टू वेज अबाउट इट, सो यू हैव टू फाइंड मैंडेटरी पेयर्स। एंड देन आफ्टर दैट, मतलब एक मैंडेटरी पेयर तो आपको इजीली मिल जाएगा, 4 सेंटेंसेस देख के, हो सकता है आपको 2 भी मिल जाए। फिर अगर आपको फर्दर सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम आए तो एग्जैक्ट प्लेसमेंट ढूंढने के लिए आपको एक एक वर्ड को बहुत ज्यादा ध्यान से देख के आपको कनेक्टर वर्ड्स कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और कई बार क्या होता है पैराजंबल्स में, मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत पर्सनली पहले होती थी, और मैंने अपने पढ़ाया क्लास में तो मेरे स्टूडेंट्स ने भी कहा कि हाँ मैम आपने बोला था, हमें भी हो रही है। कि अगर मैंने एक सीक्वेंस बना ली 1 3 4 2, ठीक है, मैंने बना ली, मुझे समवेयर लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें उतनी सेंस नहीं बन रही है 1 3 4 2 में, पर मैं स्टक हो जाती थी एक तरीके से ही सोचने में। मैं सोच ही नहीं पाती थी कि मैं और क्या डिफरेंट सीक्वेंस ट्राई करूँ, और मुझे पता है सेंस नहीं बन रही है इतनी, पर मैं फिर भी कीन कर देती थी उसको, और वो गलत ही निकलता था। तो अगर आप एक सीक्वेंस में पहुंच गए हो पर आपको लग रहा है कि इसकी इतनी सेंस नहीं बन रही है, थिंक इन डिफरेंट वेज। मे बी इट्स नॉट 1 3 4 2, मे बी इट्स 1 4 3 2, राइट? थोड़ा सा उसको शेकअप करके देखो चीजों को। अगर आपको लग रहा है सेंस नहीं बन रही लास्ट में, डोंट की इन समथिंग जस्ट फॉर द हेक ऑफ कीइंग इन। मुझे तो ये अप्रोच भी नहीं अच्छी लगती कि टीटा तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, बट आर जितना हमें अपना नेगेटिव स्कोर मिनिमाइज करना है, उतना ही हमें वो +3 मार्क्स लाने पे भी तो एम्फोसिस होना चाहिए अल्टीमेटली। तो जितने +3 जितने बनेंगे उतना बेटर होगा। तो मैंने जैसे लास्ट ईयर क्या स्ट्रैटेजी रखी थी फॉर मी,
पैरा जम्बल्स वर नॉट गिविंग मी गुड पे ऑफ्स, नाउ आई एम मच बेटर एट देम। तो मैं इतना पूरा पेपर करके मैं बिल्कुल लास्ट के लिए रखती थी पैरा जम्बल्स, की दो या तीन पैरा जम्बल्स आते हैं, कि एक मुझे अगर तीन आते हैं तो इसमें भी सिमिलर पैटर्न ऑफ डिफिकल्टी रहता है, कि एक इजी रहता है, एक मॉडरेट लेवल रहता है, और एक जो है थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो मैं जल्दी से स्कैन मार के देखती थी कौन सा मेरे जोन में है, कौन सा मुझे समझ में आ रहा है, वो मैं करने की कोशिश करती थी, और वो सही भी हो जाता था कभी कभी, एक या दो, और मैं तीसरा देखती भी नहीं थी। तो आप भी अपनी वर्बल एबिलिटी की स्ट्रैटेजी ऐसे बनाओ, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आप देखो आपको बेस्ट पे ऑफ किन से मिल रहा है, पहले वो क्वेश्चंस करो। जिनसे आपको कम पे ऑफ मिल रहा है उनको आप एंड की तरफ स्ट्रक्चर करो। मुझे पैरा समरी से बहुत हाई पे ऑफ मिलता था हमेशा। So for me, as soon as I would go to VA, my first agenda would be to solve para summaries and then look it out of context and fill in the blanks. और सबसे लास्ट में पैरा जम्बल्स। तो ये रहता था। यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि सेम पैटर्न ऑफ डिफिकल्टी एक तरीके से फॉलो होता है पैरा जम्बल्स में भी, कि तीन में से अगर तीन है तो एक इजी, एक मॉडरेट, और एक जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नेवर ट्राई टू स्किम थ्रू द सेंटेंसेस। स्किमिंग टेक्निक जो हम इतना बोलते हैं, स्किमिंग टेक्निक गुड, इट्स फाइन फॉर आरसीज, बट नेवर फॉर पैरा जम्बल्स। आई डोंट रिकमेंड इट ऐसे जल्दी जल्दी देख के। भाई एक एक वर्ड वो ऑल्सो, और वो उससे सीक्वेंसिंग में वो हो सकती है, अनलेस इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी ऑब्वियस जम्बल, है ना, बट वो ऑल्सो और इन वर्ड से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो एक बार ही ध्यान से देख लो कि क्या क्या वर्ड्स है उसमें। ये फिर सेम चीज मैंने लिखी है, नेवर रिमेन स्टक इन वन पैटर्न ऑफ थिंकिंग। So this is CAT 2023 slot 2 question. I want you to pause the video. अच्छा, एक बारी मैं डिटेल में बता देती हूँ पहले कि मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ। तो 1 2 3 4, इसमें इट है इसके आगे क्रॉस लगा दिया, इसमें हिज है इसके आगे क्रॉस लगा दिया। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता। फिर बिटवीन 3 and 4 आई ट्राई टू सी कि कौन सा हो सकता है, जनरली समझ आ जाता है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, देन आई ट्राई टू मेक मैंडेटरी पेयर्स। ठीक है, कि क्या मैंडेटरी पेयर्स है जो मुझे इमीडिएटली दिख रहे हैं। Then I try to put them together. If it makes sense, good. If it does not make sense, then I try to shuffle things a bit. And that's how I go about it. So pause the video, take some time, and solve this question, and then we'll talk. और मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ कि जब मैं बोलती हूँ पॉज करके सॉल्व जरूर करो, ताकि आपको समझ आए आप कैसे सोच रहे हो और मैं कैसे सोच रही हूँ, राइट, और वो डिफरेंस क्या है। Also, guys, my cold is finally better after 20 days. Not 20 days, नहीं, 2 महीने से मुझे इतना गंदा कोल्ड था, and I was very very weak also. I wasn't feeling good at all. Like now I'm feeling much better. हम्म। एक बारी रीड करते हैं। Contemporary African writing, like the bottled leopard, voices this theme using two children and two backgrounds to juxtapose two varying cultures. अब ये देखते ही मुझे दिख गया दिस थीम। विच थीम? आई डोंट नो। दे हैवंट टोल्ड मी इन द सेंटेंस, सो दिस तो वोंट बी माय ओपनिंग सेंटेंस, दैट मच आई नो। तो मैंने जल्दी से वन के आगे क्रॉस लगा दिया। और ये कह क्या रहा है एग्जैक्टली कि कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन राइटिंग्स जो है, राइट, लाइक द बॉटल लेपर्ड, इट वॉइसेस दिस थीम यूजिंग टू चिल्ड्रन एंड टू बैकग्राउंड्स टू जक्सटपोजेस, दो डिफरेंट चीजों को साइड बाय साइड रख के देखना, टू वेरिंग कल्चर्स। ठीक है, ये मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकती है, दिस थीम का कहीं मैंडेटरी पैर भी बनना चाहिए, जो मुझे बताए कि भाई केड़ा थीम विच थीम। और ये क्या नाम है, चुकवू है, मैं कहा नो आइडिया, आई whoever this person is explores the conflict and casts the western tradition as condescending, enveloping and unaccommodating towards local African practice. Okay, ठीक है, यहाँ पे किसी राइटिंग की बात हो रही है, ये मुझे ऑथर लग रहा है फिलहाल देख के। एक्सप्लोर द कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, आगे देखते हैं क्या है। हाउएवर देयर व्यूज कॉन्ट्रोडिक्ट द रियलिटी। अब इसमें भी हाउएवर है तो कुछ ना कुछ, और ये कॉन्ट्रोडिक्शन, मतलब हाउएवर है तो कुछ ना कुछ तो मुझे दिखना चाहिए उसके पहले कि कुछ ना कुछ कॉन्ट्रास्ट है, तो ये भी मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकती। मैं इसका क्विकली क्रॉस लगा दूंगी एंड देन आई विल कंटिन्यू रीडिंग। Contradict the reality, for a rich and sustaining local African cultural ethos exists for all who care to see and experience. Western Christian concepts, they tend to deny or they feign ignorance about the existence of a genuine and enduring indigenous African tradition. ठीक है, तो यहाँ पे मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट या तो 4 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है। 1 और 3 तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो एक बारी जरा आंसर भी देख लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। 4 3 1 2। ओके, सो नाउ बिटवीन 4 and 2,
यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वेस्टर्न क्रिश्चियंस जो है, क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स, दे टेंड टू डिनाई और दे फेन इग्नोरेंस, और या तो वो ऐसे दिखाते हैं कि है ही नहीं, या फिर वो जानबूझ के इग्नोरेंस मतलब दिखाते हैं जबकि उन्हें अंदर से पता है कि है, अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ जेन्युइन एंड इंड्योरिंग इंडिजिनस अफ्रीकन ट्रेडिशन। हाउएवर देयर व्यूज, अगेन ये देयर की वजह से भी यहाँ पे क्रॉस लगता, तो ये 4 और 3 का मैंडेटरी पेयर जो है वो बन गया। देयर व्यूज मतलब किसके व्यूज, हु इज दिस देयर रेफरिंग टू, वेस्टर्न क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स। और ये हाउएवर मुझे क्या कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये लोग डिनाई ही कर देते हैं कि एक जेन्युइन इंडिजिनस अफ्रीकन ट्रेडिशन है, हाउएवर इनके व्यूज रियलिटी के अगेंस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि एक रिच और सस्टेनिंग लोकल अफ्रीकन कल्चर है उन लोगों के लिए जो कि देखना चाहते हैं। देन 4312 इट वाज राइट। देन वी गो टू नंबर 1, contemporary African writing like the bottled leopard voices this theme। तो ये क्या थीम है, यूजिंग टू चिल्ड्रन एंड टू बैकग्राउंड्स टू जक्सटपोज टू वेरिंग कल्चर्स। दिस थीम की ये दो अलग अलग कल्चर्स और वो दिखाने के लिए ये वाला थीम में दिखा रहे हैं कि एक रिच और लोकल अफ्रीकन कल्चरल ईथोस जो है वो है भाई, उन लोगों के लिए है जो कि इसको देखना चाहते हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो कॉन्ट्रास्ट बताया, एक तरफ ये लोग जो बिल्कुल इग्नोरेंस दिखा रहे हैं, हालांकि इनके व्यूज रियलिटी के खिलाफ है, और एक अफ्रीकन कल्चरल और ईथोस जो है वो है उन लोगों के लिए जो कि देखना चाहते हैं। Then, contemporary writing, like the bottled leopard, voices this theme using two children and two backgrounds to juxtapose two varying cultures। फिर इसके बाद उन्होंने बोला टू चुकुवेमा आइक, तो अगेन थोड़ा जनरल टू स्पेसिफिक जिसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन राइटिंग। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने नाम ही बता दिया, तो ये इन्होंने बता दिया पूरा, मतलब थोड़ा जनरल तरीके से कि कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन राइटिंग है, जैसे कि बॉटल्ड लेपर्ड नाम है इसका, जो कि इस थीम को वॉइस कर रही है। तो ये 4 3 और 1 के बाद ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सारी थीम रिलेटेड बातें कर ली। फिर इसके बाद 2 आएगा, जहां इन्होंने हमें ऑथर का भी नाम दे दिया कि चुक्वेमेका आइक एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट एंड कास्ट द वेस्टर्न ट्रेडिशन एज condescending, enveloping and unaccommodating towards local African practice। So 4 3 1 2, just to recap, 1 and 3 got eliminated as they could not be our opening statement because यहाँ पे this theme लिखा है। विच थीम भाई, तो 1 तो नहीं हो सकता, ये दिस किस चीज को रेफर कर रहा है, और ये दिस किसी चीज को रेफर करता तो उसके साथ मेरा मैंडेटरी पेयर भी बनता। हाउएवर भी अगेन इसकी वजह से, और देयर व्यूज भी, किसके व्यूज, 4 और 3 का मैंडेटरी पेयर बन गया, क्योंकि ये हाउएवर जो कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, और ये जो देयर व्यूज है, ये देयर रेफर कर रहा है वेस्टर्न क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स को कि इनके व्यूज कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं रियलिटी को, और ये हाउएवर कह रहा है कि ये जो लोग इग्नोर करते हैं इसकी एग्जिस्टेंस, इसका उल्टा है, लाइक हाउएवर हमें जो है इसका कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन राइटिंग में आपको ये बात जो है दिख भी जाएगी, और फिर उन्होंने थोड़ा जनरल टू स्पेसिफिक में जाते हुए कि चुकुवेमा आई के जो है, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करा और इन्होंने वेस्टर्न ट्रेडिशन को कॉन्डिसेंडिंग करा, राइट। सो 4 3 1 2, तो 1 इसलिए आएगा पहले क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा लाइक ये जो थीम है कि क्या दिक्कत है, ये जो बोला है ना दिस थीम, विच थीम इज इट वॉइसिंग, ये कि ऐसी जो रियलिटी है ये एग्जिस्ट करती है, राइट, एंड ये सब कुछ। 4 3 1 2, इसका थोड़ा डिटेल आंसर मेरे ख्याल, चलो ऐसे ही बता देंगे, तो आप पॉज करो और देन वील डिस्कस। काफी अच्छा पैराजम्बल है ये, तो ध्यान से करना। हम्म। Through rituals, ceremonies, and storytelling, hunter gatherers honored their totemic symbols, strengthening their connection to the natural world and fostering ecological harmony. Totemism played a central role in the social and cultural identity of hunter gatherer groups, providing a sense of belonging, unity, and shared ancestry. Totemism, a belief system practiced by hunter gatherer societies, involved the veneration of specific animals, plants, or objects as sacred and symbolically representing their clans or tribes. The totem animal or object was believed to possess spiritual qualities and serve as a guardian, offering protection and guidance to the community. Let's take a look at the answer. It is 3 1 4 2। तो जब मैंने क्लास में ये पढ़ाया था तो लोगों को ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि 3 और 2 में से हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट जो है कौन सी होगी, राइट। तो 3 और 2 में से 3 इसलिए होगी क्योंकि ये जो यहाँ पे जैसे उन्हें लगा कि यार ये तो हमारे पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि टोटेमिज्म ने एक सेंट्रल रोल प्ले करा सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी में, पर
यहाँ पे इन्होंने टोटेमिज्म का वेरी कॉन्सेप्ट डिफाइन करा है। तो पहले अगर आप एक कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहे हो किसी पैराग्राफ में, किसी पैराजम्बल में, तो पहले तो आप उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करोगे, राइट? नो डाउट। सो फर्स्टली, सिंस दिस इज एक्सप्लेनिंग कि टोटेमिज्म होता क्या है, तो ये हमारी फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट रहेगी इसी कारण से। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेन करिए। टोटेमिज्म, a belief system practiced by hunter-gatherer societies, involved the veneration is like giving respect of specific animals, plants, or objects as sacred and symbolically representing their clans or tribes. Then they're saying number one. तो यहाँ तक इन्होंने हमको क्या बताया कि टोटेमिज्म का डिफाइन कर दिया, एक बिलीफ सिस्टम है, हंटर गैदर सोसाइटीज प्रैक्टिस करती हैं, जिसमें रिस्पेक्ट देते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, उनको सेक्रेड वगैरह मान के, और ये ऐसे दिखाते हैं कि हाँ, ये हमारी ट्राइब्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रही है। थ्रू रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड स्टोरी टेलिंग्स, हंटर गैदरर्स ऑनर देयर टोटेमिक सिंबल्स। तो यहाँ पे तो ये एक मैंडेटरी पेयर इसलिए हुआ, हालांकि यार ये वेनरेशन वर्ड थोड़ा टफ है, पर ये इन्होंने जैसे पूरा एक्सप्लेन करा, ऑब्जेक्ट को सेक्रेड मानते हैं। वेनरेशन का एग्जैक्ट मतलब होता है रिस्पेक्ट देना। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये रिस्पेक्ट देते हैं और इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर वन में ये इस बात को आगे लेके गए और इन्होंने कहा कि ये एग्जैक्टली कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, राइट? थ्रू रिचुअल, सेरेमनीज एंड स्टोरी टेलिंग्स, हंटर गैदरर्स दे ऑनर देयर टोटेमिक सिंबल्स, स्ट्रेंथनिंग देयर कनेक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने हमें एग्जैक्टली बताया, यहाँ बोला कि रिस्पेक्ट देते हैं, यहाँ बताया कैसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो पहले थ्री आएगा एंड देन वन हैज टू फॉलो, क्योंकि ये रिस्पेक्ट वाला पॉइंट आगे कंटिन्यू हो रहा है। Then number four, the totem animal or object was believed to possess spiritual qualities and serve as a guardian, offering protection and guidance to the community. फिर ये लास्ट में टू। अच्छा, अब जैसे अगर कोई दो बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट्स होती हैं, तो जनरली क्या होता है, उनमें से एक हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट रहती है और जो दूसरी रहती है वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट रहती है। कई बारी बच्चे बाकी सब ऑर्डर जो है डिसाइड कर पाते हैं, पर ओपनिंग और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि नेचुरली ओपनिंग भी थोड़ी जेनेरिक रहती है और क्लोजिंग स्टेटमेंट भी थोड़ी जेनेरिक रहती है। सो ये एक चीज है जो मैं बता रही हूँ। अभी जरा हम देखते हैं 3142, राइट? सो थ्री। अच्छा, जब मैंने क्लास में नए नए पैराजम्बल्स पढ़ाने शुरू करे थे ना, तब अगर मैं सीक्वेंस ना लिख के रखूँ, इट गेट सो कंफ्यूजिंग बोलना कि 3 1, एक सेकंड 4, एक सेकंड तुम क्या कह रहे थे। सो नाउ आई हैव केप्ट द नंबर रिटन सो दैट आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन क्लियरली। सो 3 और 1 का क्लियर है। यहाँ तक बात यहाँ क्या खत्म हुई कि स्ट्रेंथन करते हैं इनका कनेक्शन नेचुरल वर्ल्ड पर, फॉस्टर करता है इकोलॉजिकल हार्मनी, ठीक है। फिर फोर, the totem animal or object was believed to possess spiritual qualities, right, and serve as a guardian, offering protection and guidance to the community. अब इसका मैंडेटरी पे क्यों बन रहा है वन के साथ? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जैसे बताया कि अपने टोटेमिक सिंबल्स को ऑनर करते थे, राइट? तो इसके बाद ये बात आगे एक्सपैंड हो रही है कि ये टोटेमिक सिंबल्स एग्जैक्टली होते कौन थे? द टोटेम एनिमल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही was believed to possess spiritual qualities and serve as a guardian। फिर इसके बाद ऊपर क्या है? Totemism played a central role in the social and cultural identity of hunter-gatherer groups, providing a sense of belonging, unity, and shared ancestry. So this is a nice generic statement to sum up the entire argument. First, we introduced कि टोटेमिज्म एक बिलीफ सिस्टम है जो हंटर सोसाइटी और हंटर सोसाइटीज में होता है। ये लोग एनिमल्स को रिस्पेक्ट करते हैं, प्लांट्स और ऑब्जेक्ट्स को सीक्रेट मानते हैं। फिर हमने बताया कि एग्जैक्टली कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं देखूँ कि 3 और 1 का तो मैंडेटरी पेयर है कि 1 के बाद 2 आएगा या 1 के बाद 4 आएगा, तो अगर मैं देखूं कि यार 1 के बाद 2 आने के बाद 4 की सेंस नहीं बनती, बिकॉज 2 इज अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, लुक एट द जेनेरिक टोन ऑफ इट, राइट? और ये एक सेंट्रल रोल जो है प्ले कर रहा था। तो इसमें पहले हम ये भी बताएंगे कि ये लोग क्या मानते थे एग्जैक्टली, वो सिंबल जो है वो क्या था, एंड इट वाज ऑफरिंग प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस टू द कम्युनिटी। 3 1 2 4 will not make sense because 2 is a concluding statement with its generic tone. So before that we have to tell exactly कि क्या क्या उनकी सोसाइटी में रोल था टोटेमिज्म का। सो 3 1 एंड देन अगेन यहाँ पे टोटेमिक सिंबल्स की बात हुई है, यहाँ पे टोटेम एनिमल और ऑब्जेक्ट के बारे में फिर इन्होंने डिटेल में बताया। तो ये बात पूरी जो है जहाँ पे प्लांट और ऑब्जेक्ट फिर टोटेमिक सिंबल्स को ये ऑनर करते थे, फिर इन्होंने बताया कि ये क्या मानते थे उनके बारे में, राइट? तो ये एक पूरा आर्ग्यूमेंट चलता आ रहा है। 3 1 4 2 would be the perfect मैच। आई होप इट्स क्लियर कि ये सिंबल्स और इन सब की बात हो रही है 3 1 4 2 में, तो इनको 3 और 1 का तो मैंडेटरी होगा या फिर 4 आएगा, क्योंकि टोटेम एनिमल और ऑब्जेक्ट की बात आगे कंटिन्यू हो रही है और 2 एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, हमने इसके पहले सब समझा दिया है, तो 2 हमें अच्छे से कंक्लूड करने में हेल्प करेगा। हम्म। Okay, now try this. Guys, I love teaching so much. I feel like I would love to develop all of this, even creating content, writing. मुझे ये तीनों चीजें करने में भी इतना मजा आ रहा है ना, it's keeping me happy. And now that I've started this crash course,
I really want to put out as much value as possible before this particular cat exam. Hopefully मैं snaps related content भी डालूंगी cat के बाद. I just need you guys to support me. अगर आपको अच्छा लगता है दिख के, make sure you like, share, subscribe, leave a comment. मेरे मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल होती है when I see a comment. Okay, it's great to hear feedback. अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ improve करना चाहिए तो वो भी बताओ, जो भी कुछ है, ठीक है? Come over on my LinkedIn, we can connect, we can have a chat. बिकॉज आई रियली थिंक यार, एक होता है कि आप एक टीचर की तरह पढ़ा रहे हो, एक होता है कि आप खुद उन सारी प्रॉब्लम से जूझे हो, तो आपको समझ में आता है कि बच्चों को क्या दिक्कत आती है, राइट? अभी भी मैं टेस्ट देती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये दिक्कत आती है, ये कंफ्यूजन हो सकती है, आरसी आंसर करने में। तभी मैं एक एक ऑप्शन समझाती हूँ कि ऐसे एलिमिनेट होगा, ये होगा। सो इफ यू लाइक टू वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लीव अ कॉमेंट, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। ठीक है, ये देखते हैं एक बारी, सॉरी, पॉज करो, रीड करो, डिस्कस करते हैं फिर। I have to give a mock as well, guys, after this. अभी 8 बज रहे हैं रात के, रिकॉर्ड करके मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ आज ही अपलोड हो गया तो उसके बाद फिर मॉक दूंगी मैं। अच्छा, फिर मैं तुम लोगों को बताती हूँ कैसा गया। Okay. The brain's ability to recall past experiences and associate them with present situations can lead to reactivation of associated emotions and physical responses. This phenomena, again, I hope आप सबने देखते ही इसके आगे क्रॉस लगा दिया. This phenomena, known as emotional memory, highlights the profound impact of past experiences on our present emotional state. Understanding the connection between our past memories and present reactions can help us navigate our emotions and develop strategies for emotional well-being. Our past memories have the potential to trigger a similar emotional and physiological reaction in the present. Okay. 4, 1, 2, 3। ठीक है, तो इनमें मुझे बहुत ज्यादा कनेक्टिव वर्ड्स एट फर्स्ट ग्लांस नहीं दिखे, विच इज फाइन। तो सबसे पहले मुझे बस यही दिखा कि ओके, टू नहीं हो सकता, यहाँ दिस फिनोमेना लिखा है। सो देयर सेइंग कि सबसे पहले फोर आएगा। लेट्स सी, आवर पास्ट मेमोरीज हैव द पोटेंशियल टू ट्रिगर a similar emotional and physiological reaction in the present. ब्रेन की जो एबिलिटी होती है रिकॉल करने की पास्ट एक्सपीरियंसेस और उनको एसोसिएट करना प्रेजेंट सिचुएशन के साथ, इसकी वजह से क्या हो सकता है? रिएक्टिवेशन हो सकती है of associated emotions and physical responses, ठीक है? फिर टू, दिस phenomena known as emotional memory highlights the profound impact of past experiences on our present emotional state, ठीक है? तो ये जो दिस फिनोमिना है, इसके पहले मुझे कोई ना कोई फिनोमिना तो एक्सप्लेन करना है, बहुत क्लियर बात है। तो 3 तो मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होगी वैसे भी, कि अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन। सबसे पहले ये दिस फिनोमिना के पहले फिनोमिना एक्सप्लेन होगा। फिनोमिना एक्सप्लेन सिर्फ 4 और 1 में हो रहा है। तो 4 और 1 की सीक्वेंसिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या कह रहा है? हमारी पास्ट मेमोरीज में पोटेंशियल होता है कि एक सिमिलर रिएक्शन ट्रिगर करे। ब्रेन की एबिलिटी, ओके ओके, टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनको एसोसिएट करने के कारण ये रिएक्टिवेशन होती है। तो पहले उन्होंने बताया हमारे पास्ट मेमोरीज में प्रोटेक्शन कह रही हो, पोटेंशियल होता है ट्रिगर करने का एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन प्रेजेंट में। फिर उन्होंने बताया, जैसे यहाँ तो उन्होंने बता दिया पास्ट मेमोरीज में पोटेंशियल होता है, फिर उन्होंने एग्जैक्ट तरीका बताया, राइट? कि ब्रेन की एबिलिटी होती है पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करके उनको एसोसिएट कर देता है प्रेजेंट के साथ, जिसके कारण ये रिएक्टिवेशन होती है। 4 is more generic in nature and 4 is telling us it's a nice generic opening statement कि हमारी पास्ट मेमोरीज में पोटेंशियल होता है ट्रिगर करने का। 1 ने एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ट्रिगर होता है, कि जो ब्रेन है हमारा, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो याद करे पास्ट एक्सपीरियंसेस को, प्रेजेंट के साथ एसोसिएट करे, जिसके कारण रिएक्टिवेशन होती है। हियर वी जस्ट स्पोक अबाउट कि हाँ, ट्रिगर है, पोटेंशियल है ट्रिगर करने का, फिर हमने एग्जैक्ट मैकेनिज्म समझाया। सो देन अगेन, जनरल टू स्पेसिफिक फ्लो। सो 4 हैज टू कम फर्स्ट, 1 हैज टू कम उसके बाद। फिर ये जो दिस फिनोमिना है, नोन एज इमोशनल मेमोरी, तो 2 नेचुरली 4 और 1 के बाद 2 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता, दिस फिनोमिना। क्योंकि पहले हमने पहली दो स्टेटमेंट्स में फिनोमिना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। फिर 2, कि ये जो फिनोमिना है नोन एज इमोशनल मेमोरी हाईलाइट्स द प्रोफाउंड इम्पैक्ट, अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन आवर पास्ट मेमोरीज एंड प्रेजेंट रिएक्शंस कैन हेल्प अस। कुकर की सीटी ऑन है क्या? नहीं। आई थिंक दिस इज एवरी ब्राउन किड्स बिगेस्ट फियर, कि मम्मा तुमको बोल के जाए कि 2 सीटी के बाद गैस बंद कर देना, और तुम भूल जाओ, मौत दिखाई देती है उसके बाद, सीधी आ गया। तो कहाँ थे हम? 4, 1, 2 हो गया। फिर कि अगर हम ये कनेक्शन समझ पाए बिटवीन आवर पास्ट मेमोरीज एंड प्रेजेंट रिएक्शंस, इट कैन हेल्प अस नेविगेट आवर इमोशंस एंड डेवलप स्ट्रैटेजीज फॉर इमोशनल वेलबींग। तो मैंने क्या बताया था, जनरली किसी प्रॉब्लम को लेके भी एक पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टाइप का वो रहता है। या फिर जैसे इन्होंने बताया, अभी हमने एक्सप्लेन कर दी, फिर हम कह रहे हैं आगे जाते हुए अगर हम
हम ये कनेक्शन समझ पाए अपनी पास्ट मेमोरीज और इसके बीच में, तो हम स्ट्रैटेजीज जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं, राइट, फॉर आवर वेल बींग. So four, one, form a mandatory pair. Four will come first because it is a generic statement. It's a good opening statement. One is going into the specifics of it, and one is exactly explaining to us how this, particular triggering things happens. After that will come two, because this phenomena, ये जो लिखा हुआ है, which phenomena, four and one have explained this phenomena. And then we are saying that if we understand the connection between our past and present memories, तो हम अपने इमोशंस को काफी अच्छे से समझ के स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं, राइट, कि हम आगे जाते हुए क्या कर सकते हैं. हालांकि यहाँ पे आगे जाते हुए लिखा नहीं है. तो थ्री इज अ ग्रेट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. सब कुछ समझाने के बाद हम ये कनेक्शन समझ के खुद की हेल्प कर सकते हैं. फोर, वन, टू, थ्री. ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस. लेट्स टेक अ लुक एट दिस इरोजन. अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मुझे पहले ही इसमें दिस दिख गया है ना, और यहाँ पे मुझे थर्ड सेंटेंस में दीज दिख गया डेवलपमेंट्स. तो मैं देखते ही वन के आगे क्रॉस लगा दिया, थ्री के आगे भी क्रॉस लगा दिया कि ये तो मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकती. देखते हैं, अब रीड करते हैं. दिस इरोजन, एक तो विच इरोजन, सो समथिंग विल एक्सप्लेन कि व्हाट इज द इरोजन दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. ऑफ वेस्टर्न लेड मल्टीलैटरलिज्म, सच बिग वर्ड्स, has been accompanied by debilitating. डिबिलिटेटिंग मतलब जो दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है. पेशेंट्स के लिए बहुत यूज होता है ये. अलग से जरूरत नहीं है नए वर्ड सीखने की, पर जब हम कर ही रहे हैं तो मैं बता ही दूं, तो वेनरेशन हमने इसके पहले सीखा था. वेनरेशन का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना किसी को. डिबिलिटेटिंग का मतलब दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता जाना. जैसे कोई हॉस्पिटल में अगर है तो वी कैन से दैट हिज कंडीशन इज डिबिलिटेटिंग. डिटीरियोरेटिंग इज ऑल्सो अ सिनोनिम. पॉलिटिकल क्राइसिस इन द हेजिमनिक. हेजिमनी इज किसी चीज पे सॉर्ट ऑफ मोनोपोली करके मतलब बैठना. हेजिमनी, हेजिमनी कैसे समझाऊं मैं, मतलब बहुत ज्यादा एक छत्र साम्राज्य सो टू से, कि म्यूजिक में अरिजीत की हेजिमनी है सो टू से. आई डोंट नो इफ आई एम गिविंग अ ग्रेट एग्जांपल, एक बार गूगल कर देना, मैं समझा नहीं पा रही हूँ. अंडरपिनिंग द सिस्टम while the momentous shift of the center of capital global accumulation from the United States to China has only deepened. Today, the WTO, the IMF, and the World Bank are experiencing a deep crisis of legitimacy. These developments open the possibility for a better future for the global South. A quarter century ago, the multilateral system of global economic governance had reached its pinnacle. ओके, मुझे आंसर दिख रहा है वैसे, पर एक बार ही फिर भी देख लेते हैं. फोर, वन, एक सेकंड एक सेकंड, वही मैं देख रही थी ये क्या बकवास. फोर, टू, वन, थ्री. सो फोर, अ क्वार्टर सेंचुरी अगो द मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस हैड रीच्ड इट्स पिनेकल. कोई जरूरत नहीं है बड़े वर्ड से परेशान होने की, सीधी सीधी बात है कि काफी टाइम पहले कोई एक सिस्टम था, वो अपने पीक पे था. पिनेकल मतलब पीक पे था. फिर टू, आज ये जो WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये एक बहुत ज्यादा क्राइसिस में है लेजिटिमेसी की, मतलब कि लोग इन्हें सीरियसली इतना नहीं ले रहे हैं, ठीक है. तो फोर, टू, कि फोर में इन्होंने बोला कि पहले ये बिल्कुल शिखर पे थे, पीक पे थे. फिर टू में इन्होंने बोल दिया अब मतलब ये इनको दिक्कतें आ रही है, बहुत ज्यादा बड़ी ये क्राइसिस में है. फिर वन, दिस इरोजन. इरोजन क्या होती है कि मिट्टी जैसे धीरे धीरे रोड हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसकी टॉप लेयर घटती जाती है, नीचे आती जाती है. कि पहले पिनिकल पे थे फिर नीचे आ गए, तो दिस इरोजन बहुत अच्छे से इसके साथ बैठ गया. फोर, टू, वन. फिर दिस इरोजन ऑफ वेस्टर्न लेड मल्टीलैटरलिज्म हैज बीन अकम्पनीड बाय ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी. और फिर इन्होंने कि ये बताया कि क्या क्या हो रहा है, कि हेजेमोनिक पावर मोमेंटस एक शिफ्ट हो रहा है ऑफ कैपिटल ग्लोबल अक्यूमुलेशन. यूएस से एक शिफ्ट हो रहा है चाइना की तरफ. दीज डेवलपमेंट्स ओपन द पॉसिबिलिटी फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर द ग्लोबल साउथ. ठीक है, कि यूएस से चाइना की तरफ एक जो शिफ्ट नजर आ रहा है, और ये जो भी कुछ चीजों की इन्होंने बात करी है, ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स है जो यहाँ पे मेंशन है, ओपन द पॉसिबिलिटी फॉर अ बेटर साउथ, फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर द ग्लोबल साउथ. सो पिनेकल फोर, क्राइसिस टू. फोर एंड टू में एक इरोजन दिखा, वन, दिस इरोजन उसके साथ बहुत अच्छे से फिट बैठ गया. फोर टू वन के अलावा कोई सीक्वेंस ही नहीं है पॉसिबल. फिर थ्री बचा, उसके बाद थ्री आएगा. थ्री में वैसे भी ये जो दीज डेवलपमेंट्स लिखा है, ये ऊपर वन में जो दीज डेवलपमेंट्स है इसी से रिलेटेड है. सो फोर, टू, वन, थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओ, नाइस क्वेश्चन. पॉज द वीडियो, टेक सम टाइम. अच्छा गाइस, एक और एडवाइस है मेरी, कि तुम सब लोग, जेनेरिक एडवाइस है, कभी कभी ब्रेक ले लेना चाहिए. जनरली आई स्लीप लेट एंड आई वेक अप लेट. क्लासेस मुझे शाम को ही पढ़ानी होती है, बाकी मैं पढ़ाई वढ़ाई अपनी दिन में लेट नाइट करती हूँ.
So these days I've been sleeping around 1:30, which is on time for me. So yesterday I finished my studying. काफी पढ़ाई मैंने करी, क्लास पढ़ाई, फिर मैं फ्री थी. So instead of sleeping, I ended up speaking to three of my friends जिनसे मैंने काफी टाइम से बात नहीं करी थी. ये सब करते करते 3:30 हो गया. Then I woke up late. Then I spoke to another friend. Then I slept in the afternoon. फिर मैंने अपना लिंक्डइन का काम ही करा. आज मैंने पढ़ाई इतनी नहीं करी, अब बस इसके बाद मैं क्लास पढ़ाऊंगी. So, मतलब, I feel so relaxed, I feel so good, I feel so much clarity in my head. वरना ऐसे लगता है शोर शोर शोर, मतलब. तो it's good to take a break sometimes and it's good to speak to your friends. It's good to, फिर मैं दोपहर में भी सोई आज 1-1.5 घंटा, इतना मजा आया मुझे. एंड मुझे पता है, मैं पढ़ाते हुए भी अभी मुझे शांति फील हो रही है और मैं अच्छे मन से पढ़ा रही हूँ. एंड at night if I do end up writing a mock which is on my agenda, आई नो कि मेरा दिमाग अब काफी क्लियर है, तो मैं ढंग से लिख पाऊंगी. सो कीप टेकिंग ब्रेक्स. ये नहीं कि फोमो ले रहे हैं, वो तो अपनी वीडियो पे बोलता है मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ. मैं मेरी वीडियो पे झूठ दिखा दूं मैं 12 घंटे पढ़ रही हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. ठीक है, आई डेंट हिट अ 99% परसेंटाइल मार्क लास्ट ईयर, बट आई हैड 91 परसेंटाइल. दैट इज ऑल्सो लाइक नॉट वेरी इजी टू अचीव. 5 to 6 hours of concentrated studying, 4 to 6 के बीच का ब्रैकेट, 5 to 6 मैक्सिमम. मैं उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकती. और क्वालिटी पढ़ाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर क्वांटिटी, एंड कीप टेकिंग ब्रेक्स. चलो, अब डिस्कस करते हैं. According to Michael Brown, an archaeologist at Heidelberg University, the fortress, which fortress? I don't know. So this will probably not be my opening statement. Was built at an intersection between the lowlands where state authority. तो देख रहे हो, ये मतलब एक एक वर्ड द, है ना, इनसे कितना फर्क पड़ जाता है. दी, दिस थीम जो हमने पहले देखा था, दिस इरोजन में दिस में इंपॉर्टेंट वर्ड है यार. मैं इसमें लिखा नहीं पहले, अब तुम लोग नोट कर लेना. तो इन वर्ड से कितना फर्क पड़ रहा है, इसीलिए मैं कहती हूँ आराम से पढ़ो. State authority was strong in the highlands, which were home to restive pastoralist tribal groups. The fortress of Rabana Merculi stretches across some 2.5 miles of steep terrain overlooking a major tributary of Lower Zab River. It was located on the southeastern frontier of the vassal kingdom of blah 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 within the dominion of Falana Dhimkana, which controlled territory. Archaeologists investigating a 2,000-year-old fortress in Zagros Mountains of Iraqi Kurdistan बिलीव इट मे बी अ लॉस्ट सिटी. ठीक है, देखते हैं आंसर क्या है. यही है ना इसका. अरे ये ऊपर वाला क्यों खुल जाता है. 4231 है. 4231. फोर देखते ही मुझे लगा कि ये एक ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकती है, क्योंकि ये काफी जेनेरिक है. और ये ऐसे कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेटिंग अ 2,000-year-old फोर्ट्रेस इन जाग्रोस माउंटेन्स बिलीव इट मे बी अ लॉस्ट सिटी. एक बार ही चलो आगे देखते हैं फिर भी. देन दे सेइंग 4 के बाद 2. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो द फोर्ट्रेस ऑफ रबाना मर्क्यूली, फिर इन्होंने एग्जैक्टली like यहाँ पे बहुत जनरल तरीके से लिखा है, 2,000 साल पुरानी, इन माउंटेन्स में इराक में है कोई फोर्ट्रेस. ठीक है, इसको वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. फिर ये जनरल टू स्पेसिफिक जाता हुआ फ्लो मुझे नजर आ रहा है. ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी थोड़ी जेनेरिक है, फिर हम स्पेसिफिक्स में जा रहे हैं. यहाँ ये बस कह रहे हैं कि इराक की फलानी माउंटेन रेंजेस में कोई 2,000 साल पुरानी फोर्ट्रेस है. Then they're going into the specifics of it. The fortress of Rabana Merculi stretches across some 2.5 miles of steep terrain overlooking a major tributary of the lower Zab River. ठीक है, 4 के बाद 2. Then 3. It was located on the southeastern frontier of the vassal kingdom. फिर पहले हम लोग जनरल से एक स्पेसिफिक में गए कि इसका ये नाम है और ये जो लोअर जैब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी को ओवरलुक कर रही है. ठीक है. फिर इसके बाद ये एग्जैक्ट उसमें चलेगा और भी ज्यादा कि साउथ ईस्टर्न फ्रंटियर में इस किंगडम की थी, ये डोमिनियन था विच कंट्रोल टेरिटरी. देखो 4 के बाद तो 2 ही आएगा, क्योंकि पहले हम फोर्ट्रेस का नाम बताएंगे, ये इट किस चीज को रेफर करेगा वरना, राइट. 4 के बाद 3 भी आ सकता है अगर तुम लोगों को ये लगे, पर यहाँ पे जैसे इन्होंने पहले एक जनरल चीज बताई, एक जनरल लोकेशन, फिर इन्होंने फोर्ट्रेस का नाम बताया और लोकेशन पर्टिकुलर से ही हम स्पेसिफिक में गए. फिर इन्होंने ये थोड़ी इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड बात बताई, राइट, कि इट वाज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ वासल किंगडम, जहाँ पे ये एम्पायर था विच कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम ईस्टर्न टर्की टू वेस्टर्न पाकिस्तान. तो यहाँ लोकेशन के साथ साथ इन्होंने मतलब इस पे भी जो हिस्टोरिकल उसकी है ना, कि ये एम्पायर जो कंट्रोल करता था यहाँ से वहां तक, तो ये थोड़ा हिस्ट्री की साइड चले गए. तो 4 के बाद 3 नहीं, 4 के बाद 2 ही एक बेटर फिट रहेगा, क्योंकि 4 कंप्लीटली लोकेशन के अराउंड बेस्ड है और 2 भी कंप्लीटली लोकेशन के अराउंड जो है वो सेंटर्ड है. 4 एंड 2 दे फॉर्म अ मैंडेटरी पेयर. उसके बाद वी कैन गो टू 3, है ना, कि साउथ ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ वैसल किंगडम की वो जो लोकेशन थी उसकी, जो हमने 4 और 2 में डिस्क्राइब करी, उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो थी वो क्या थी. फिर 1 में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू माइकल ब्राउन एन आर्कियोलॉजिस्ट, फोर्ट्रेस वाज बिल्ट एट एन इंटरसेक्शन बिटवीन द लोलैंड्स वेयर स्टेट अथॉरिटी वाज स्ट्रांग एंड द हाईलैंड्स व्हिच वर होम टू
रेस्टिव पैस्टोरलिस्ट ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। तो फिर जैसे हमने यहाँ पे इसकी हिस्ट्री बताई कि ये वाली पर्टिकुलर थी एम्पायर जो कि इसको कंट्रोल करती थी, ये इस एम्पायर की डोमिनियन में थी, ठीक है, फलाने किंगडम में थी। तो यहाँ पे हमने थोड़ी हिस्ट्री की जब बात इंट्रोड्यूस करी, तो 4, 2, 3, यहाँ पे भी क्योंकि ये मतलब लोकेशन से रिलेटेड ही इसकी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स इन्होंने हमें बताए। 3 के बाद 1 फॉर्म्स अ गुड फिट, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये फोर्ट्रेस इन्होंने एक इंटरसेक्शन पे बनाया था जहाँ पे स्टेट की अथॉरिटी स्ट्रांग थी, स्टेट की अथॉरिटी, उस टाइम पे जो रूलर्स थे उनकी अथॉरिटी। तो ये इन्होंने यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर दी, राइट। एंड द हाईलैंड्स विच वर होम टू रेस्ट ऑफ pastoralist groups. So 4, 2, and 3, they have to form a mandatory pair. 4 is a generic thing, which is an opening statement. It's talking about the generic location. 2 is going into the specifics of the location. 3 starts with like related to the location only, but it is giving us the historical context of where it is located. Then यहाँ पे इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट की बात करी थी। फिर ये अगेन सी दिस इज ऑल्सो जनरल टू स्पेसिफिक, जरूरी नहीं ये 4 की इमीडिएटली बाद ही आए, पर आर्कियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर एक स्पेसिफिक इन्होंने हमें दिया, राइट, अकॉर्डिंग टू माइकल ब्राउन। एक आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने ये कहा कि इस जगह पे इसलिए बनाया था, स्टेट की अथॉरिटी जो है स्ट्रांग रहती थी, और ये हाईलैंड्स और इसके बीच में। तो अगेन दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू द लोकेशन थिंग ओनली कि यहाँ पे क्यों बनाया था। पर ये जो हिस्टोरिकल बात है कि अथॉरिटी स्ट्रांग थी, राइट, स्टेट अथॉरिटी, तो पहले ये बताएंगे तो सही कि वहाँ कौन रूल करता था, क्या था, क्या थी स्टेट की वहाँ पे, मतलब कोई रूल करता था, ये लोग खुद चलाते थे, क्या सीन था। सो 3 विल कम फर्स्ट एंड देन 1 विल कम। 4, 2, 3, 1। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सो थोड़ा बड़ा कर दूं। हम्म। पॉज द वीडियो, टेक सम टाइम। मुझे जितनी नफरत मुझे बायोलॉजी रिलेटेड आसीज और इससे है, उतनी ही ज्यादा मुझे करने पड़ते हैं। I was very confused about my career some years back, but one thing I knew since ninth grade only that I hated biology. एक वो पढ़ाते हैं ना, प्लांटे किंगडम, एनिमल किंगडम, भाई सर दुखता था मेरा कि क्या बकवास है ये। नो हेट टू बायोलॉजी, आई जस्ट डिडंट लाइक इट। चलो देखते हैं। इट केम इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लावर। व्हाट केम, व्हाट इज दिस इट रेफरिंग टू? इट नहीं हो सकता ओपनिंग स्टेटमेंट, क्रॉस लगाओ। और मोर प्रिसाइसली द फ्लावरिंग प्लांट्स दैट सीमिंगली इवॉल्व लाइक लाइटनिंग एंड stormed the planet in the Cretaceous period, founding a lineage that now accounts for 90% of the world's plant species, according to William Crepet, a plant biologist at Cornell University. Flowering plants define our ecosystem. They make our food and our drugs. They form the ecological niches for animals. Okay. In the last years of his life, Charles Darwin was tormented by an apparent challenge to his theory of evolution by natural selection. Flowering plants or angiosperms are not just tulips and pennies in the garden. In your garden, they also encompass grasses, broadleaf trees, and virtually all crops. तो मुझे एक तो ये बात समझ आई, वन मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकती। दूसरी मुझे ये बात समझ आई कि हाँ इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को रेफर करा है, पर यहाँ इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स, दे आर नॉट जस्ट दिस इन दिस, दे ऑल्सो एनकम्पस ग्रासेस और ये और वो, है ना। इन्होंने पूरे फ्लावरिंग प्लांट्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा है। तो 3 भी मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकती। 3 विल कम एट सम प्लेस आफ्टर 4। एग्जैक्टली वो प्लेस कौन सी है मैं ये नहीं कह रही हूँ फिलहाल। फिलहाल नहीं कह रही हूँ, हो सकता है 4 इन उसका ही मैंडेटरी पैर हो, पर सिंस यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स को रेफर करा गया है और यहाँ पे इनको पूरा एक्सप्लेन करा गया है, जैसे टोटेमिज्म का पूरा उन्होंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा था, तो एक्सप्लेनेशन विल ऑलवेज कम फर्स्ट। 4 पहले आएगा 2 के। एग्जैक्ट सीक्वेंस हम अभी देखते हैं। 4 एंड 2 का सी मैंडेटरी पैर ही इन्होंने बना रखा है वैसे। So now let's take a look at this. 3, they're saying it will start with 3. In the last years of his life, Charles Darwin was tormented by an apparent challenge to his theory of evolution by natural selection. It came in the form of a flower. तो ये इट किस चीज को रेफर कर रहा है? ये जो अपेरेंट चैलेंज था, राइट, कि डार्विन की लाइफ में जो आया था। तो 3 और 1 का एक मैंडेटरी पेयर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 3 में अगर कोई चैलेंज को रेफर कर रहा है तो आगे कुछ तो आएगा। ना ही 2 में कुछ चैलेंज से रिलेटेड बात है, ना ही 4 में, तो डेफिनेशन दे रहे हैं। तो 3 के बाद 1 ही आएगा मैंडेटरी पेयर। दिस इट इज रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर अपेरेंट चैलेंज. It came in the form of a flower, or more precisely, the flowering plants that seemingly evolved like lighting and stormed the planet in Cretaceous period, founding a lineage that now accounts for 90% of the world's plant species. So 3 and 1 form a mandatory pair. Then what are they saying? 3, 1, 4. उसके बाद ही कह रहे हैं 4। देखो बिटवीन 4 एंड 2 तो मैंने बता ही दिया कि 4 पहले आएगा और फिर 2 में आएगा। एक बार ही देख लेते हैं। यहाँ इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स की पूरी डिटेल दे दी कि सिर्फ ये नहीं होता, वर्चुअली सारे क्रॉप्स जो हैं ये एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स इसके अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम क्रेपेट, अ प्लांट बायोलॉजिस्ट एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, फ्लावरिंग प्लांट्स डिफाइन आवर इकोसिस्टम, दे मेक आवर फूड एंड आवर ड्रग्स, दे फॉर्म द इकोलॉजिकल niches.
फॉर एनिमल्स। ठीक है, सो 4 एंड 3 एंड 1 का मैंडेटरी पेयर हो गया, 4 एंड 2 का जो है मैंडेटरी पेयर हो गया। रही बात कि हम इसकी पूरी सीक्वेंसिंग कैसे देंगे देखेंगे, तो ये 1 में क्या कह रहे हैं मोर प्रिसाइसली, द फ्लावरिंग प्लांट्स दैट सीमिंगली इवॉल्व लाइक लाइटनिंग एंड स्टॉर्म द प्लैनेट। अच्छा, तुम लोग फिर कहोगे कि यहाँ पे भी तो जो है फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही थी, राइट? और यहाँ पे इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स की जो है पूरी वो दी है, पर इसका फिलहाल मतलब 3 के बाद 1 आएगा ही आएगा, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये थोड़ी एक्सेप्शन वाली बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे चैलेंज को रेफर कर रहे हैं, तो इसके बाद दिस हैज टू कम। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को ऐसे रेफर कर दिया, फिर उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना हमारी प्रायोरिटी पे रहेगा। एक बार इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दे सेइंग द थ्री setting the tone of the passage as it goes back into history and states how Charles Darwin was tormented by an apparent challenge to his theory of evolution by natural selection. One which is explaining कि ये चैलेंज जो है ये क्या था, तो ये एक लॉजिकल कंटिन्यूटी की बात है, जो मैंने बोला कि 3 एंड 1। 4 जो है 1 को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स का जिक्र करा था, राइट, कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स है जो कि सीमिंगली इस टाइम पे आए थे, इन्होंने एक ऐसी लीनियज बनाई। तो कुछ तो फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में ये आगे बताएगा, तो सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे हम एक्सप्लेन करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। ठीक है, कि ये क्या होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि ये 4 एंड 2 जो है दीज आर सेंटर्ड अराउंड फ्लावरिंग प्लांट्स, so 4 हैज टू कम फर्स्ट यहाँ पे, बिकॉज इट फाइंड्स अ मेंशन, देन वी हैव टू एक्सप्लेन ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस एंड देन 2 विल कम। ठीक है, हालांकि ये यहाँ पे आ गया द फ्लावरिंग प्लांट्स दैट सीमिंगली इवॉल्व लाइक लाइटनिंग, हियर इट्स जस्ट लाइक दिस इज ऑल्सो, बट इफ यू सी इट्स इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट। फर्स्टली एक तो ये जो है चार्ल्स डार्विन को जो टॉर्मेंट था नेचुरल सिलेक्शन से, इट केम, तो ये तो हमारा हो ही गया मैंडेटरी पेयर की ये चैलेंज और इट के कारण। उसके अलावा मोर प्रिसाइसली फ्लावरिंग प्लांट्स जो एकदम से आ गए क्रिटेशियस पीरियड में, ये आए, इन्होंने एक ऐसी लीनियज बनाई जो अब 90% एनकम्पस कर रही है। फिर इसने डिटेल में एक्सप्लेन करा, यहाँ इसने पहले बताया कि ये आए कब, राइट, सो दैट वे ऑल्सो इट इज करेक्ट ओनली, ऐसा नहीं है। सो 3, 1, 4, 2। ठीक है, जस्ट टू सम इट अप, चैलेंज और इसका मैंडेटरी पेयर बन गया। यहाँ इन्होंने कहा फ्लावरिंग प्लांट्स क्रिटेशियस पीरियड में एकदम से आ गए, जो भी कुछ इन्होंने कहा एक जनरल इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया इनका। फिर ये जनरल टू स्पेसिफिक इन्होंने एग्जैक्ट एक डेफिनेशन दी इसको लेके कि क्या क्या इसकी उसमें आता है। फिर इन्होंने आगे इस पे एक्सपैंड कर दिया फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड, कि हमारे इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं, हमारे फूड और ड्रग्स वगैरह बनाते हैं, जो भी कुछ। टू कंक्लूड्स द पैराग्राफ, he has basically told us कि how they form an integral part of our life। तो ये भी थोड़ा जेनेरिक बात हो गई है। So what was the this thing 3, 1, 4, 2? Try this। Okay. While the pandemic has changed the reality of older children and adults, for toddlers, this is the only world that they know. They have been replaced. What has been replaced? So, two can't be my opening statement, by coronavirus, immunity, isolation, lockdown, masks, sanitizer, pandemic, quarantine, and spread, to name a few. Before the pandemic, the first few words that nursery and preschool students picked up in school were silence. Yeah, silence निकलता भी उस टोन में है ना, टीचर्स जैसे बोलते थे silence, school bus, classroom, and playground. Other words like headphone, login, log out, and large mute, all reflecting virtual learning, have also become part of popular lexicon among children. Let's look at the sequencing. 4, 1, 3, 2, एक सेकंड, ये इसी का है पेंडेमिक। IMF, नहीं नहीं, ये तो गलत सोल्यूशन आ गया है यहाँ पे। अच्छा, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, एक सेकंड। हम्म। हम्म, ये भी कर लिया। चलो फिलहाल पहले ये करते हैं। लेट मी जस्ट टेक अ लुक एट दिस। ओके, ऐसे ही देख लेता है। While the pandemic has changed reality of older children and adults, for toddlers, this is the only world that they know. Before the pandemic, the first few words that nursery and preschool students picked up in school were silence, school bus, classroom, and playground. ठीक है, they have been replaced। तो ये 3 और 2 का मैंडेटरी पेयर मुझे नजर आ रहा है, कि बिफोर द पैंडेमिक पहले कुछ वर्ड्स ये जो पिकअप करते थे ये होते थे, दे हैव बिन रिप्लेस्ड by coronavirus, immunity, isolation, lockdown, and spread, to name a few. So 3 and 2 form a mandatory pair. Other words like headphones, login, log out, enlarge, and mute all reflect virtual learning and have also become part of the popular lexicon among children. So 3 and 2 form a mandatory pair.
टू के बाद फोर आएगा कि ऐसे कुछ शब्द आ गए हैं, देन इट्स सेइंग कि अदर वर्ड्स जो है दे हैव ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉपुलर लेक्सिकॉन अमंग चिल्ड्रन, एंड वन इज अ जेनेरिक स्टेटमेंट, सो वन विल बी आवर ओपनिंग स्टेटमेंट कि पैंडेमिक ने जो है रियलिटी चेंज कर दी है ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट्स की, बट फॉर टॉडलर्स दिस इज द ओनली वर्ड दैट दे नो। देन देर शोइंग अस कि ये दुनिया क्या है, राइट? कि पैंडेमिक के पहले, और ये जो इन्होंने बात करी चेंज की पहले कीवर्ड में, तो पहले उन्होंने चेंज बताया कि बिफोर ऐसे होता था, अब ये शब्द ऐसे चेंज हो गए हैं, और फिर उन्होंने बताया कि अभी पॉपुलर लेक्सिकॉन का पार्ट और वर्ड्स भी बन चुके हैं, राइट? सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले अगर हम डालेंगे, दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्सपैंड हो रहा है, चेंज भी बता रहे हो, और टॉडलर्स के लिए यही दुनिया है कि अब ये पॉपुलर लेक्सिकॉन का पार्ट बन चुका है चिल्ड्रन के लिए। सो वन विल बी द ओपनिंग स्टेटमेंट, 3, 2, 4। हम्म। ट्राई दिस। हम्म। They seem to be entirely contingent, their amplification on the global scale, dependent on how many people are paying attention. So their opening statement नहीं हो सकती. Contemporary events appear in ever-shifting configuration. Seems like it could be an opening statement. A massacre and a wardrobe malfunction are put on the same level of intense scrutiny. का मतलब पता है क्या? क्रिटिक करना किसी चीज को, काइंड ऑफ बहुत ज्यादा ध्यान से बारीकियों में जाके उसको. It was her like what Priyanka Chopra wore at the Golden Globes many years ago was put under a lot of public scrutiny. कि पब्लिक ने काफी क्रिटिसाइज करा था उसको, उसकी डिटेल्स में जाके, अरे क्या कीड़ा उड़ रहा है पता नहीं यहाँ पे, छोटा सा annoying attitudes just as quickly latch on to another subject. Moreover, the vicissitude of spotlighting such events are daily, if not hourly. Something that was the focus of attention yesterday may be forgotten today. ठीक है, सो टू ही होगी इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट. 2, 1, 3, 4. टू, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स अपीयर इन एवर शिफ्टिंग कॉन्फ़िगरेशन. तो ये दे जो है ये क्या हो गया? कंटेम्प्रेरी इवेंट्स को रेफर कर रहा है. दे सीम टू बी एंटायरली कंटिजेंट इज लाइक बीइंग डिपेंडेंट अपॉन समथिंग. सेम टू बी इंटायरली कंटिजेंट, एम्पलीफिकेशन मतलब कितना ज्यादा एम्पलीफाई, जैसे वॉइस को लाउड करने के लिए, मतलब कितना ज्यादा एम्पलीफाई कोई चीज हो रही है ग्लोबल स्केल पे, कितना उसको वो मिल रहा है, ट्रैक्शन मिल रहा है, इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली पेइंग अटेंशन. अ मैसेकर एंड अ वार्डरोब malfunction are put on the same levels of intense scrutiny and curiosity, attitudes that just as quickly latch onto another subject. तो सबसे पहले टू, फिर ये कंटेम्प्रेरी इवेंट्स को जो रेफर कर रहा है कि दे सीम टू बी एंटायरली कंटिजेंट, इनकी जो एम्पलीफिकेशन है इस चीज पे कि कितने लोग जो हैं वो अटेंशन दे रहे हैं. और यहाँ पे इन्होंने जो एवर शिफ्टिंग कन्फिगरेशंस की बात करी, फिर ये 2 और 1 का मैंडेटरी वेर बन गया. 3 एक एग्जाम्पल दे रहा है कि एक मैसेक की कितने लोग अटेंशन दे रहे हैं इस चीज पर डिपेंडेंट है. तो ये इन्होंने 3 में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया कि मैसेकर यानी लोगों को मारना, और एक वार्डरोब मैल फंक्शन सेम लेवल ऑफ अटेंशन, मतलब कि सेम लेवल ऑफ इंटेंस स्क्रूटिनी क्यूरियोसिटी सब पे जा सकते हैं. ठीक है. एटीट्यूड्स दैट एज क्विकली लैच ऑन टू अनदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब बस ये जो उन्होंने बात भी कही दैट दे आर पेइंग अटेंशन, ये इस पे आगे एक्सपैंड हो गई कि इतने डिफरेंट इवेंट्स है, एक मैसेकर और एक वार्डरोब मैल फंक्शन, इन सब पे सेम अटेंशन भी हो सकती है. Moreover, the vicissitudes is like shifting seasons, kind of ऐसे समझ लो, of spotlighting such events are daily, if not hourly. Something that was the focus of attention yesterday may be forgotten today. So this is a great concluding statement. So two हमारी opening statement हो गई, काफी generic. Contemporary events जो है ये they और their, right? ये contemporary events को refer कर रहा है. 2 and 1 form a mandatory pair. Then 3 is giving us a very nice example, जो यहाँ इन्होंने ऊपर attention की बात करी, नीचे ये attention वाली चीज का इन्होंने example दे दिया कि कैसे इतने दो डिफरेंट इवेंट्स एक इतनी इंपॉर्टेंट है. इफ वन इज जस्ट अ स्टूपिड वार्डरोब मैल फंक्शन इट मे रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ अटेंशन. फिर इन्होंने कंक्लूड करते हुए बोल दिया, मोर ओवर ऐसे इवेंट्स को स्पॉटलाइट करने का जो ट्रेंड होता है ये चेंज होता रहता है डेली, इफ नॉट आवरली. कुछ चीज जिस पे कल फोकस था उस पर आज फोकस नहीं होगा, लाइक दैट. ओके, ट्राई दिस. Meta Platform Inc. is planning to begin large scale layoffs this week that will affect thousands of employees, the Wall Street Journal WSJ reported on Sunday.
Meta declined to comment on WSJ report. The announcement from Meta is planned as early as Wednesday. WSJ predicted the layoffs after citing people familiar with the matter. Let's look at the answer now. 1432. देखो वन में वैसे भी वॉल स्ट्रीट जर्नल पूरा इंट्रोड्यूस करके और ब्रैकेट में WSJ लिखा है, तो ये बाकी जहां WSJ लिखा है मतलब ये 2 और 4 के पहले ही आएगा। तो वन में क्या कह रहे हैं कि मेटा प्लेटफॉर्म एक बहुत ही बड़ा ले ऑफ प्लान कर रहा है जो बहुत सारे इंप्लॉयज को अफेक्ट करेगा। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने संडे को रिपोर्ट करा। ठीक है, फिर 4 कि इन्होंने प्रिडिक्ट करा ये ले ऑफ आफ्टर साइटिंग पीपल फेमिलियर विद द मैटर। देन देर सेइंग 3 द अनाउंसमेंट फ्रॉम मेटा इज प्लान्ड एज अर्ली एज वेंसडे एंड देन मेटा डिक्लाइन टू ओके। सो इसमें एक टाइम की क्रोनोलॉजी भी फॉलो हो रही है। WSJ और ये पूरा इंट्रोड्यूस करा तो ये तो पहले आएगा कि संडे को इन्होंने रिपोर्ट करा एक लार्ज स्केल ले ऑफ की प्लानिंग चल रही है। 4 इन्होंने प्रिडिक्ट किस बेसिस पे करा, लोगों को साइट करके जो कि इस मैटर के साथ फेमिलियर थे। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा 1 4 के बाद 3, राइट, कि वेंसडे की फिर बात हो गई कि मेटा जो है ये अनाउंसमेंट वेंसडे तक करेगी और मेटा ने अभी जो है इस पे मतलब कमेंट करने से डिक्लाइन कर दिया। तो यहाँ तक तो इनकी रिपोर्ट की बात चल रही थी कि मेटा ने संडे को ये बात जो है रिपोर्ट करी कि ले ऑफ प्लान हो रहा है। और उन्होंने किस बेसिस पे रिपोर्ट करी, इन्होंने प्रिडिक्ट करा है ले ऑफ, राइट, आफ्टर साइटिंग पीपल हु आर फेमिलियर विद द मैटर। फिर ये बात हो गई कि जो जैसे हम किसी न्यूज रिपोर्ट में नहीं बताते कि ये ऐसे कहा है, लोगों ने हमें ये बताया, इस बेसिस पे हम ये कह रहे हैं और ये वेंसडे तक होने की आशंका जताई जा रही है, जैसे बिल्कुल हिंदी न्यूज में जो बोलते हैं। सो दिस इज स्ट्रेट आउट ऑफ अ न्यूज रिपोर्ट, सो टू से दैट दे आर प्लानिंग लार्ज स्केल ले ऑफ। जैसे संडे को कहा, इन्होंने प्रिडिक्ट करा, किस बेसिस पे प्रिडिक्ट करा फिर वो बता दिया। फिर ये कह रहे हैं कि मेटा ये अनाउंसमेंट वेंसडे तक करेगा इनके हिसाब से। देन देर सिंह कि मेटा ने इस पे कमेंट करने से डिक्लाइन कर दिया। सो ये कंक्लूड हो गई पूरी बात कि उन्होंने तो डिक्लाइन कर दिया है। ओके, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नाउ। पॉज द वीडियो, टेक सम टाइम। Hmm. Billions of vaccine doses have now been pledged for international donation, with the bulk coming from US and China as well as EU and its members. COVID-19 has reshaped everything, not least global politics. Although much has been achieved there, अब यहाँ पे जैसे although है, ठीक है, तो ये नहीं होगा मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट। और यहाँ पे now है, now been pledged की क्या बात है, आगे इसकी भी लाइकलीनेस कम है। पर ये तो बिल्कुल नहीं होगी। 3 इन अ वर्ल्ड where access to limited COVID vaccine supplies is the only way to end the crisis, so-called vaccine diplomacy has emerged a new channel through which major powers shape the international environment to their benefit. तो COVID-19 has reached, तो यहाँ पे कोविड लिखा है, यहाँ पे COVID-19, तो 2 कहीं पहले आएगा और ये कहीं बाद में आएगा। इतना मुझे बेसिक समझ आ गया पढ़ के। सो द आंसर इज 2413 2। COVID-19 has reshaped। 1 सेकेंड यार, ये मम्मा गलत टाइम पे कॉल करती है। 1 सेकेंड यार। हेलो। हाँ, घर पे। तो ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट हो जाएगी। कोविड 19 हैज रीशेप्ड एवरीथिंग, इसमें COVID-19 लिखा है, आगे कोविड लिखा है, ये वैसे भी जेनेरिक है। फिर 4 एक ऐसी, नॉट लीस्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स, इन अ वर्ल्ड वेयर एक्सेस टू लिमिटेड कोविड वैक्सीन सप्लाईज इज द ओनली वे टू एंड द क्राइसिस, सो कॉल्ड वैक्सीन डिप्लोमेसी has emerged as a new channel through which major powers shape the international environment to their benefits। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेके ये जो रीशेप की बात हुई कि एक वैक्सीन डिप्लोमेसी उभर के आई है जिससे ये लोग पावर यूज करके अपनी शिफ्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को। तो ये जो रीशेप की बात हुई और ग्लोबल पॉलिटिक्स, राइट, पावर से रिलेटेड और क्या नया चैनल निकल के आया है वैक्सीन डिप्लोमेसी, इसकी बात हो रही थी। देन 1 बिलियंस ऑफ वैक्सीन डोजेस हैव नाउ बीन प्लेज्ड फॉर इंटरनेशनल डोनेशन विद द बल्क कमिंग फ्रॉम US एंड चाइना एज वेल एज EU एंड इट्स मेंबर्स। ऑल्दो मच हैज बीन अचीव्ड, क्योंकि 1 और 3 का मैंडेटरी पेयर बनेगा, 1 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा, क्योंकि बिलियंस ऑफ वैक्सीन जो है प्लेज हो चुकी है नाउ। ऑल्दो फिर ये कह रहे हैं कि इतना हो गया, फिर भी इट्स नॉट इनफ, दैट द ग्लोबल वैक्सीन एफर्ट विल फॉल शॉर्ट। सो 1 विल कम फर्स्ट एंड 3 हैज टू कम बाद में। एंड 2413 2 एंड 4 फॉर्म मैंडेटरी पे है, क्योंकि यहाँ पे रीशेपिंग और ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात हुई और यहाँ पे इन्होंने बताया एक नया चैनल उभर के आया है जिससे ये लोग एनवायरमेंट को अपने हित में चेंज कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स से भी रिलेट हो गया, रीशेपिंग से भी रिलेट हो गया। सो 2 एंड 4 फॉर्म मैंडेटरी पेयर एंड देन 1 एंड 3। 1 में इन्होंने बताया अब कितनी बिलियंस ऑफ डोजेस प्लेज हो चुके हैं, 3 में इन्होंने बताया ऑल्दो इतना हो गया, स्टिल नॉट गुड इनफ। सो ये ऑल्दो का कॉन्ट्रास्ट भी हमको मिल गया। So I think guys that's about it for this video. I'll see you guys in the next class. Again, if you like the video, like, share, comment, subscribe. Let me know और किस टाइप का कंटेंट आपको देखना है इस चैनल पे। क्या आपको लगा पैरा जंबल्स की वीडियो देख के, कुछ चेंज फील हुआ अभी तक आप जैसे अटेम्प्ट कर रहे थे और जैसे मैंने समझाया? Did you like my explanation? Did you not like it? Let me know in the comments and I'll see you guys in the next video. Okay, take care.